Welcome back, all the students and aspirants who are desirous to know basic English grammar. मैं यहाँ पर दोबारा फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले हम वीडियो में हम लोगों ने दो सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको मैं रिकैपिंग कर दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस में हाँ और ना का बोध होता है, जानकारी होती है, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल इज पॉजिटिव एंड ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल इज नेगेटिव। तो हाँ और ना का बोध जिस वाक्य से होता है उस वाक्य को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमने आपको बताया था विशेष तौर से, विशेष रूप से, खास तौर से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाता है। साधारणतः मैंने ये भी बताया, तो उस वीडियो में इस बात को बताया था कि ज्यादातर बच्चे जो है WH वर्ड लगा करके जो सेंटेंस बनाते हैं और ये समझते हैं कि यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, उर्दू में फेले माउन कहते हैं, तो सहायक क्रिया जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसी को सब्जेक्ट से पहले अगर हम रख देते हैं तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली जो है इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब एक बात और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो WH वर्ड जो लग जाता है उसमें टोटल WH 9 है। तो वो लगने के बाद अलग अलग चीजों का इंक्वायरी करता है। इसमें क्वेश्चनिंग होता है, उसमें इंक्वायरी होता है। बस डिफरेंस याद रखिए कि WH वर्ड लग करके जो प्रश्न जिसको आप समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, वो एक्चुअल नहीं है, बल्कि वो इसलिए लगाया गया है ताकि आप उस संबंध में जो WH वर्ड लगाए हैं उस संबंध में आप इंक्वायरी कर सकें। जैसे हु इज देयर, वहां कौन है, तो अब वहां कौन माने पर्सन के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं। वेयर आर यू, तुम कहां हो, तो यहाँ वेयर लगा करके प्लेस के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। वेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तो वेन लगा करके इसमें हम टाइम का इंक्वायरी कर रहे हैं। गौर करें, वेयर, वेन, वाई लगाने के बाद देखिएगा आप सहायक क्रिया आ रहा है कि नहीं वहां पर। तो एक्चुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाया जाता है वो सब्जेक्ट्स के पहले सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके किया जाता है। और मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था, यहाँ पर लिखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है, उसको मैंने डिवाइड किया था। वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर कर दिया था। वर्ब टू हैव, हैज, हैव और हैड कर दिया था मैंने। वर्ब टू डू, डज एंड डिड कर दिया था। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी को भी हमने उसमें शामिल कर लिया था। विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, ये सब चीजें। तो ये जितनी चीजें, जितना मैंने हेल्पिंग वर्ब का नाम लिया ना, उन तमाम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले अगर लिख देते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव बन जाता है। और उसके बाद, उसके पहले अगर WH लगा दे रहे हैं तो वहां से इंक्वायरी शुरू हो जा रही है। वाई लगा दिए तो रीजन जानना शुरू, वेन लगाएंगे तो टाइम जानना शुरू, वेयर लगाएंगे तो प्लेस जानना शुरू करेंगे। तो ये WH वर्ड इज नॉट द साइन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज द साइन ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का साइन है ये। और सहायक क्रिया अगर पहले आ जाना है सब्जेक्ट से पहले तो दिस इज द साइन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब आइए मैं आपको तीसरा सेंटेंस ले रहा हूं, और तीसरा जो सेंटेंस है दैट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं आपको बताऊं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये देखिए तीसरा जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं पहले आप ये समझिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस को पढ़ने से द सेंटेंस which gives the sense of blessings, desire, prayer and curse
देख लीजिए, क्लियर हो गया। जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो जिस सेंटेंस को पढ़ने से हमें आशीर्वाद का पता चले, दुआ का उर्दू में कहते हैं, हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, इच्छा का पता चले, ख्वाहिश का पता चले, प्रार्थना का पता चले, इल्तिजा का पता चले और अभिशाप का पता चले, बद्दुआ का पता चले। सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें से अगर इस पांचों में से, चारों में से किसी भी बात का बोध होता है तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाता है। याद रखिएगा, क्लियर होगी ना। और एक बात और, सबसे आसान ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचान का सबसे आसान तरीका ये रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है। देखिए में, हालांकि में भी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन चूंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग्स, डिजायर, प्रेयर और कर्स, इसको व्यक्त करने के लिए सेंटेंस या वाक्य के आरंभ में का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि में से शुरू होता है और जा करके फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाता है, बस याद रखिएगा। तब समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव है। अब किस भाव में बोल रहा है, ब्लेसिंग है, डिजायर है, प्रेयर है, कर्स, बाद की बात है, लेकिन पहले आपको पहचानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। उसका डेफिनेशन यहां मैंने लिख दिया कि जिस वाक्य को पढ़ने से यह बोध होता है उसमें आशीर्वाद का, इच्छा का, प्रार्थना का और अभिशाप का, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि दुआ का, ख्वाहिश का, इल्तिजा का और बद्दुआ का उर्दू में, तो उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान मैं आपको बता दिया, में से शुरू होगा और कहां पर खत्म होगा, फुल स्टॉप पर। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मे यू पास द एग्जाम, ये देखिए फुल स्टॉप हो गया ना, में से शुरू भी हुआ, फुल स्टॉप भी हो गया। मे यू पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास हो जाओ। ओ का सेंस आता है ऑप्टेटिव में। मे यू, मे गॉड सक्सीड यू, भगवान तुम्हें सफल करे। देखिए, तो मे के बाद फुल स्टॉप आ गया। अब ये गॉड से प्रार्थना किया जाता है, गॉड से इच्छा नहीं की जाती, याद रखिएगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि गॉड से इच्छा नहीं की जाती है, गॉड से प्रार्थना की जाती है, मनुष्य से इच्छा की जाती है, मनुष्य को आशीर्वाद दिया जाता है, भगवान हमको वरदान देता है, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मे ही फेल इन द एग्जाम, वो एग्जाम में, परीक्षा में फेल हो जाए, असफल हो जाए। देखिए यहाँ श्राप हो गया कि नहीं, ये कर्स हो गया यहाँ पर, तो इसको हम कर्स कहते हैं। अभी श्राप हो गया, ये जो है प्रेयर हो गया। अच्छा, ये देखिए ब्लेसिंग्स हो गया, ब्लेसिंग्स यानी कि तुम इम्तिहान में पास हो जाओ, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ब्लेसिंग्स में इच्छा का भी पता चलता है। तो एक बात यहां क्लियर हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एक बार तो फिर सुन लीजिए आप बहुत अच्छी तरह से कि जिस सेंटेंस को पढ़ने से आशीर्वाद का, इच्छा का, प्रार्थना का और अभिशाप का पता चले उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में सुन लीजिए, दुआ का पता चले, ख्वाहिश का पता चले, इल्तिजा का पता चले और बद्दुआ का पता चले, जिस जुमले को पढ़ने से उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है कि में से शुरू हो गए, ऑब्जेक्ट पर फुल स्टॉप पर खत्म हो जाएगी। देखिए, मे यू पास द एग्जाम, तुम इम्तिहान में पास हो जाओ, फुल स्टॉप है यहाँ पर, आशीर्वाद हो गया। मे गॉड सक्सीड यू, भगवान तुम्हें कामयाब करे, भगवान से हमने प्रार्थना की, इल्तिजा किया। मे ही फेल इन द एग्जाम, वो इम्तिहान में फेल हो जाए, हमने कर्ज किया, अभिशाप दिया। तो कहने का मतलब में से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त होता है वो सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाता है। क्लियर हो गया। तो आइए अब चौथे सेंटेंस की तरफ हम लोग आ रहे हैं। 3 सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आइए चौथा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आसान तरीका है, आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इंग्लिश बहुत ही आसान, द बेस्ट सब्जेक्ट कहा जा सकता है। चौथा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत आसानी, तो और सबसे मुझे लगता है कि सबसे आसान यही सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, मैं उसका भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। द सेंटेंस which gives the sense
which gives the sense of order, advice, request, command, prayer, command and prohibition। बस ये एकदम बिल्कुल आसान है, उसे हम कहते हैं इज इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव कहलाता है। देखिए, ऑर्डर आदेश, एडवाइस सलाह मशवरा, रिक्वेस्ट अनुरोध गुजारिश, कमांड आदेश, हुक्म प्रोहिबिशन मना करना को इस तरह के भाव अगर मिलते हैं ये 5 चीज का, तो उसको इंपेरेटिव कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, प्रोहिबिशन होता है। एकदम याद रखिए, रिक्वेस्ट को पहचानने का तरीका यह है कि उस सेंटेंस में प्लीज लगा रहेगा और नहीं तो काइंडली लगा रहेगा, ये दो में से कोई एक वर्ड लगा रहेगा। प्रोहिबिशन वाले का पहचान है कि डू नॉट मैंने डोंट लगा रहेगा, तो समझ जाइएगा प्रोहिबिशन। अच्छा काम करने के लिए सेंटेंस का एडवाइस होगा, और किसी बात को ऑर्डर और हुक्म होगा तो वो ऑर्डर में चला जाएगा। आसान चीज मैं अब आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे ऑप्टेटिव के बारे में मैंने बताया पिछले क्लास में, अभी क्लास में थोड़ी देर पहले, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, समझ जाइएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जो सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, देखिए, और ऑब्जेक्ट पर जाकर समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। मेन वर्ब होना याद रखिएगा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया होना चाहिए, खास फेल होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए शुरुआत में, और ऑब्जेक्ट पर समाप्त होता है, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। एग्जांपल देखिए, पोस्ट द लेटर, इस पत्र को डाक में छोड़ाओ, तो पोस्ट मैंने मेन वर्ब हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहां चीज देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है और ऑब्जेक्ट पर समाप्त होता है, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। अभी जब मैं पहला क्लास ले रहा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या वर्ड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप पहला वीडियो खोल कर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि एक वर्ड भी एक सेंटेंस हो सकता है, और वो वर्ड था वर्ब। मैंने आपको बताया था, जैसे हमने कहा गो, तो गो का मतलब जाओ, ये सेंटेंस हो गया है, और गो फुल स्टॉप जाओ, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि मैंने कहा एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए कम से कम वर्ब होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट नहीं भी है तभी सेंटेंस पूरा हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है आपका, ये आपका एक सेंटेंस ऑलरेडी है। तो अब जाहिर सी बात है कि मेन वर्ब से शुरू होकर फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाए, दिस इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस। अब एक चीज देखिए, यहां पर अगर हमने कहा प्लीज गो, प्लीज, तो प्लीज तो को अनुरोध करने के लिए कहा गया, देखिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया प्लीज प्लीज, तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है जाने के लिए, दिस इज अ सेंटेंस, प्लीज गो। अभी हमने डोंट गो, डोंट गो, मत जाओ, मत जाओ, देखिए हम मना कर रहे हैं जाने के लिए ना, मना कर रहा है, तो मना करने का बहुत होता है डू नॉट से, डोंट से, और रिक्वेस्ट का बहुत होता है प्लीज एंड काइंडली, काइंडली गो, काइंडली गो, कृपया चले जाइए आप, या मत जाओ, मत जाइए। तो एक सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर समाप्त होता है, ये डेफिनेशन उसका है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है, और वो वर्ड होना चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब उसके बाद फुल स्टॉप अगर आ गया, इसका मतलब वो है कि वो एक सेंटेंस है और उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस को पढ़ने से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड या प्रोहिबिशन, कमांड माने आदेश और ऑर्डर माने आदेश होता है। तो कमांड का इस्तेमाल खासतौर से प्रयोग जो डिफेंस पर्सनल होते हैं या पुलिस पर्सनल होते हैं, उनमें जो ऑर्डर दिया जाता है उसको कमांड कहा जाता है। जैसे फायर द गन, बंदूक चला दो, तो बंदूक चलाने के लिए कमांडर या पुलिस ऑफिसर जो डिफेंस डिपार्टमेंट के हैं वो लोग कहते हैं। तो डिफेंस और पुलिस डिपार्टमेंट में जो आदेश होता है दैट इज द कमांड, और जनरल जो आदेश होता है दैट इज द ऑर्डर। बस इतना फर्क रखिएगा।
तो इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि एक वर्ड से भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन सकता है और वो होना चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाता है, तब भी वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर हमने कहा प्लक तोड़ो तो एक सेंटेंस हो गया ये, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आइए चौथा और आखिरी सेंटेंस जो आपको मैं बता दूं, बहुत आसान तरीका इसका भी है कि पांचवा जो है, चार हो गया है, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिफ्थ इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लेम से एक्सक्लामेटरी बना। एक्सक्लेम का मतलब कहना होता है और से माने भी कहना होता है। फर्क क्या होता है? एक्सक्लेम का इस्तेमाल हम अपने फीलिंग को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, ये इसका मानी भी होता है कहना, और से का मतलब भी होता है कहना। ये याद रखिए, ये कहना और इसका कहना दोनों का मानी होता है। एक्सक्लेम का मतलब ये कहना और से माने भी कहना। तो ये एक्सक्लेम का इस्तेमाल जो कहने के सेंस में आता है, इसमें फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। फीलिंग, भावनाओं को, फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड, भावना को एक्सप्रेस किया जाता है। किस तरह की भावना हो सकती है? भावना खुशी की भी हो सकती है, गम की भी हो सकती है, आश्चर्य की भी हो सकती है, भय की भी भावनाएं होती है। भय व्यक्त करते हुए, आश्चर्य व्यक्त करते हुए, खुशी व्यक्त करते हुए, गम का दुख व्यक्त करते हुए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक्सक्लेम का इस्तेमाल उसी वक्त करेंगे जब कोई भावना को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, दिस इज द, ही सेड इन वंडर, गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक्सक्लेम माने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। भावनाओं को एक मर्तबा फिर देख लीजिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए तो बहुत आसान है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। जो सेंटेंस प्रयोग किया जाए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और किस किस तरह की भावनाएं हो सकती है आप यहां देख लीजिए। खुशी की भावना, हैप्पीनेस, इसकी भावना हो सकती है। सौरो, दुख की भावना ये हो सकती है। आश्चर्य, सरप्राइज की भावना हो सकती है, एहसास हो सकता है। हॉरर या फियर, भय का भावना हो सकता है ना। और एक भावना एक बताएं और आपको, वो भावना है घृणा का, नफरत का, दैट इज द कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, छी छी, हम आमतौर से साधारणतः बोलते हैं कंटेम्प्ट, घृणा बोलते हैं ना, छी छी बहुत गंदा आदमी है। ये छी छी जो वर्ड आया है इसके लिए इस्तेमाल जो होता है फाई, ये छी छी इसको बोलते हैं फाई, इसको कंटेम्प्ट, घृणा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह क्या है? ये शंकर जी का डंडा है, आप देख लीजिए, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसको बोलते हैं। खड़ी पाई और नीचे एक बिंदु रहेगा। जब सेंटेंस लिख लेंगे और उसके अंत में खड़ी पाई और बिंदु देंगे तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है। लेकिन अब यहां मैं आपको क्लियर बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए, खुशी की भावना, हैप्पीनेस जो है, खुशी है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं हा हा, हंसते हुए। ये देखिए, ये साइन देखिएगा तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। एक और मैं आपको बताऊं, हुर्रा, ये भी हम बोलते हैं हुर्रा। ये दोनों जब भी देखते हैं तो समझ जाइए खुशी की भावना है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सौरो, दुख की भावना हम कैसे व्यक्त करते हैं? हाय, अफसोस बोलते हैं ना इस तरह से। तो ये एलस माने अफसोस, हाय, इस तरह का बोलते हैं भावना। तो ये जब देखिए और ये चिन्ह देखिए, समझ जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दुख का। अच्छा, सरप्राइज,
और हॉरर, सरप्राइज माने आश्चर्य, हॉरर माने भय, इन दोनों भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम सेंटेंस का स्टार्ट व्हाट या हाउ से करते हैं और सेंटेंस फिर लिखते जाने के बाद लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो व्हाट या हाउ से प्रश्नवाचक वाक्य भी बन जाता है, आप देख लीजिएगा। इसलिए जब व्हाट या हाउ लगा रहे और अंत में ये खड़ी पाई और बिंदु रहे तो समझ जाइएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब या तो आश्चर्य में है या तो भय में है, ये अलग बात है। और कॉन्टेम्प्ट, घृणा के जब पता चलेगा, कॉन्टेम्प्ट माने घृणा, तो इसका पता चलेगा आपको जब देखिएगा सेंटेंस में फाई लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस घृणा में है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान बता रहा हूं आपको। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहा जाता है? जिस सेंटेंस को पढ़ने से भावनाओं को व्यक्त किया जाए उस सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी में किस किस प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करेंगे? खुशी के, दुख के, गम के, आश्चर्य के, भय के और घृणा के। यही भावनाएं, 5 तरह के भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। खुशी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस में हा हा या हुर्रा रहेगा तो समझ जाइएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है खुशी में। प्रसन्नता, सौरो माने दुख या गम का भावना को व्यक्त करने के लिए एलास देखिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, समझ जाइएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दुख की भावना व्यक्त कर रहा है। और सरप्राइज और हॉरर दोनों प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्हाट या हाउ का सहारा लिया जाता है, स्टार्ट मारा जाता है सेंटेंस को और अंत में ये खड़ी पाई या फुल स्टॉप दिया जाता है तो समझ जाइएगा वो एक्सक्लेमेटरी है। या तो उसमें आश्चर्य है या तो भय। और घृणा के भावना को व्यक्त करने के लिए भाई का ही प्रयोग इस्तेमाल इसमें होगा। मैं आपको एक मर्तबा एक एग्जाम्पल दे देता हूं सरप्राइज और हॉरर वाला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य और भय का क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों का आरंभ स्टार्ट जो है व्हाट या हाउ से होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कितना सुंदर बिल्डिंग है। देखिए ये व्हाट से शुरू हुआ और ये दिस इज द कितना सुंदर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। तो ये सरप्राइज हो गया, है ना। अब आइए व्हाट ए डेंजरस एनिमल, कितना खतरनाक जानवर है। तो इस बात को भी व्हाट से शुरू किया गया, एक्सक्लेमेशन पे खत्म है ना। तो देखिए व्हाट डेंजरस एनिमल, कितना खतरनाक जानवर है। तो ये जो बोलने का अंदाज और वर्ड का इस्तेमाल जो है भय को व्यक्त कर रहा है, तो ये हो गया हॉरर, है ना। तो मैंने क्या कहा कि सरप्राइज और हॉरर का व्यक्ति जो है वो व्हाट और हाउ से होता है। हाउ क्रूएल यू आर, कितना तुम निर्दयी हो। हाउ क्रूएल, निर्दयता उसकी क्रूएलिटी को बताया गया है। हाउ क्रूएल यू आर, कितना तुम निर्दयी हो। डर से बोल रहा है, हॉरर से बोल रहा है। देखिए हाउ, हॉरर हो गया, है ना। हाउ नाइस द बुक इज, हाउ नाइस द पेज, हाउ नाइस द पेज, कलम कितना सुंदर है। लेकिन हाउ से हुआ ना, दिस इज द सरप्राइज, क्लियर, ये सरप्राइज। तो लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ से और व्हाट से दोनों से ही सरप्राइज और हॉरर होता है, कैसे हो सकता है। तो यूज ऑफ सेंटेंस एंड यूज ऑफ वर्ड्स विल एक्सप्रेस द डिफरेंसेस बिटवीन सरप्राइज एंड हॉरर। एंड दिस इज द कॉन्टेम्प्ट के लिए तो क्लियर है, हाउ फाई नजर आएगा आपको। खुशी वाला मैंने बता दिया कि हा या हुर्रा रहेगा। दुख के लिए आएगा एलास, लेकिन सबके अंत में या एलास हुर्रा के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगना जरूरी है, तब जाकर के वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो इस तरह से 5 सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के। पूरी अंग्रेजी साहित्य हो या ग्रामर हो या लिटरेचर जो भी हो, ये पूरी साहित्य अंग्रेजी का पूरा ग्रामर, पूरा लैंग्वेज जो है आपका इन 5 सेंटेंस पर ही आधारित है, पूरा लिखा गया है, साहित्य, लिटरेचर, अदब। तो इसलिए हमें इन तमाम सेंटेंस के बारे में जान लेने की जरूरत है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से एक मतलब रिवीजन बस 2 सेकंड में कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव जिसमें हाँ और ना का बोध होता है, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न का बोध होता है, सवाल पूछने का इल्म होता है, इंपेरेटिव जिसमें आदेश का पता चले, मशवरे का पता चले, सलाह का पता चले और मना करने का पता चले, अनुरोध करने का पता चले, वो इंपेरेटिव कहलाता है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद हो, इच्छा हो, प्रार्थना हो और अभिशाप हो यानी बद्दुआ हो, उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। और जिस सेंटेंस को पढ़ने से किसी भाव का भाव व्यक्त हो, जैसे खुशी, गम, आश्चर्य, हैरत, भय और डर और घृणा, नफरत, इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह है खड़ी पाई और बिंदु, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो आप याद रखिएगा पांचों सेंटेंस में जो साइन का इस्तेमाल होगा, तीन ही साइन का इस्तेमाल होगा। एक तो फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप होगा, दूसरा साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, और तीसरा जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये तीन साइन का इस्तेमाल करके पांच सेंटेंस को हम समझ सकते हैं। यानी कि फुल स्टॉप आपका असर्टिव सेंटेंस में और इंपेरेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लामेटरी में जो है आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो असर्टिव में फुल स्टॉप, इंपेरेटिव में फुल स्टॉप और ऑप्टेटिव में भी फुल स्टॉप आपका रहेगा। तीन साइन जो दिया गया है, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, में पांचों सेंटेंस आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, मेन वर्ब पर चलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होगी, फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस एक वर्ड में भी होगा, वो होना चाहिए मेन वर्ब। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत खुशी के लिए हुर्रा, हाहा, दुख के लिए एलस, और आश्चर्य और भय के लिए व्हाट या हाउ से शुरू होकर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जाएगा। और घृणा या नफरत को बताने के लिए फाई का इस्तेमाल होगा, समझ जाइएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको और फिर बेसिक ग्रामर के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, एक बात का अनुरोध करते हुए कि ये चैनल आपके लिए फ्री है, फ्री में ग्रामर सिखाया जाता है और इंग्लिश को बेहतर जानने के लिए ग्रामर की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप ये चैनल पसंद करते हैं और आपको ये ग्रामर समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए, शेयर का बटन भी दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और लाइक का बटन भी दबाइए, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसको पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बात बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख करके इस ग्रामर को जान करके अच्छी अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सीख जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द आपके सामने आएगा दूसरे चैप्टर को लेकर के। धन्यवाद, थैंक यू।